द चैलेंज क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम ऑनलाइन आए हैं और सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आपके क्लास में केमिस्ट्री में शुरू करने वाला था, इसी बीच क्लास बंद हो गया था। और सबसे पहले उन बच्चों के लिए अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है कि क्लास कब खुलेगा। जैसे ही नोटिस आएगा हम आपके मोबाइल पे मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम आपको सूचना पहुंचाएंगे। तो 10th क्लास के बच्चे जो बिहार बोर्ड के लिए हैं, जो मेरे यहाँ क्लास कर रहे थे, उनके लिए हम केमिस्ट्री शुरुआत करने वाले थे। फिजिक्स का 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए थे अपने क्लास में, उसमें हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले थे। उनका पढ़ाई बाधित हो गया था, मैं उसको आज यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। और 10वां क्लास का केमिस्ट्री पढ़ने से पहले या किसी भी क्लास का केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो पहले बेसिक पढ़ना चाहिए और आपको सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग, पार्ट बाय पार्ट हम करके डालने जा रहे हैं, तो आप इसको शुरू से देखें ताकि आपको बुक शुरू होने में, बुक जब हम पढ़ाएं तो उसमें कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम देखिए क्लास में जैसा कि आप लोग को बता दिए थे केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो उस पर हम आज बात नहीं करेंगे। सीधा हम चलेंगे केमिस्ट्री का शुरुआत किसके सिद्धांत पर हुआ, किसका गलत हुआ, किसका सही हुआ, ये सब जानते हुए इसके बेसिक को जानेंगे। तो देखिए आज मेरा पार्ट 1 होगा और ये देखिए केमिस्ट्री रसायन शास्त्र आज शुरू कर रहे हैं। ये 10वां क्लास के लिए स्पेशली है, लेकिन कोई भी बच्चे जो केमिस्ट्री कुछ नहीं जानते हैं एकदम जीरो लेवल से, तो आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि पुराने ज़माने का जो केमिस्ट्री था, ठीक है ना, पहले बहुत पहले जो केमिस्ट्री था ना, वो फ्लोगिस्टन के सिद्धांत पर आधारित था। अब फ्लोगिस्टन कौन थे? फ्लोगिस्टन एक वैज्ञानिक थे, है ना, रसायन शास्त्री थे, उनके सिद्धांत पर आधारित था। अब उसका सिद्धांत क्या है बच्चे नहीं समझते हैं। तो देखिए फ्लोगिस्टन का कहना था कि जो जितने भी पृथ्वी पर वस्तुएं जलती हैं वो अग्निशय है। अग्निशय का मतलब है वो जलने वाली इसलिए जल रहा है। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आता है, रसायन शास्त्री हैं, फ्लोगिस्टन है, लेवोजियर, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, और फ्लोगिस्टन के बातों को उसने गलत साबित कर दिया। इसने बताया कि किसी भी कोई भी अगर पदार्थ जलने वाला भी है, जैसे लकड़ी है, तो जलने के लिए लकड़ी हो गया या कागज़ हो गया, जलने के लिए सिर्फ ज्वलनशील वस्तु ही नहीं चाहिए, जलने के लिए पोषक तत्व भी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन वहाँ है तभी वह वस्तु जल पाएगा, और वरना नहीं जल पाएगा। लेकिन फ्लोगिस्टन का यह सिद्धांत नहीं था। उसका कहना था जलने वाला है जल जाएगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेवोजियर ने उसे गलत साबित कर दिया। केमिस्ट्री में पहली बार धूम मचाया लेवोजियर, फ्रांस के रहने वाला था। उसने कहा नहीं, जलने वाला चीज़ भी नहीं जलेगा, जलेगा कब? जब वहाँ ऑक्सीजन होगा तब। और लेवोजियर ने इसी बात को बताया, केमिस्ट्री में धूम मचाया पहली बार, और फ्लोगिस्टन के सिद्धांत गलत साबित हो गया। पहले मेरा केमिस्ट्री फ्लोगिस्टन पर आधारित था, लेकिन उसके बाद लेवोजियर की बात चलने लगा। इसीलिए तो केमिस्ट्री का पिता लेवोजियर को कहा गया, क्योंकि इसने सही बताया। और इसी ने बताया कि ब्रह्मांड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसों का मिश्रण भी है। बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनके लिए। लेकिन इनसे पहले फ्लोगिस्टन बस इतना बताया था, जो जलता है वो अग्निशय है, मतलब उसको आग पकड़ सकता है, आग उसे जला सकती है। ये नहीं बताया था कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यह बात लेवोजियर ने बताया और फ्लोगिस्टन का सिद्धांत गलत हो गया, और लेवोजियर उस दिन से एकदम फेमस हो गए। इसीलिए आइए इसको हम पढ़ते, यही बात को हमने लिखा है कि पुराने ज़माने का केमिस्ट्री फ्लोगिस्टन के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है, जो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। उनका कहना था केवल जला दो जल जाएगा। बाद में पता चला, लेवोजियर ने बताया कि नहीं जलेगा, ऑक्सीजन है तब जलेगा। इसलिए इनका सिद्धांत गलत हो गया। और फ्लोगिस्टन के बाद फ्रांस के रसायन शास्त्री, मतलब एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लेवोजियर। लेवोजियर ने फ्लोगिस्टन के सिद्धांत को गलत साबित कर डाला। और लेवोजियर ने पहली बार बताया कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ हो, कोई भी जलने वाला चीज़ हो, तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो वो नहीं जलेगा। इसके साथ साथ उसने यह भी बताया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में मिले हुए हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मतलब वायुमंडल में बहुत सारे गैस मिले हुए हैं, इसी ने जानकारी दिया। और बिल्कुल यह बात जो है बिल्कुल सत्य था। इसीलिए लेवोजियर को केमिस्ट्री का जनक कहा गया। तो ये तो हो गया
हमारा केमिस्ट्री के पीछे इतिहास कि कौन पहले का केमिस्ट्री क्या था, अब का केमिस्ट्री क्या है। पहले का केमिस्ट्री फ्लोगिस्टन को बातों को मानता था और फ्लोगिस्टन के बातों को ही लिखा था, लेकिन चूंकि फ्लोगिस्टन का बात गलत हो गया, लेबोजियर का बात आया। आज का जो केमिस्ट्री है लेबोजियर पर आधारित है, इसलिए लेबोजियर केमिस्ट्री का जनक है। अब जरा हम बात करें ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या है आप लोग समझते होंगे, जो चीज़ हम आंखों से देख रहे हैं, आकाश, पृथ्वी, जितने भी चीज़ देख रहे हैं ये सब ब्रह्मांड है। ठीक है, यह ब्रह्मांड जो बना होता है केवल दो चीज़ों से बना है, ध्यान रखेंगे। यह जो ब्रह्मांड बना है केवल दो चीज़ों से बना है, एक पदार्थ से और एक ऊर्जा से। क्लियर है, एक पदार्थ से एक ऊर्जा से। पदार्थ क्या है भाई, आपने बचपन से पढ़ रखा होगा कि सर जो जगह छेक ले, जैसे मेरा पेन जगह छेक ले जिसमें द्रव्यमान हो, है ना। देखिए अब इसको रखते हैं तो ये जगह छेक रहा है, इसमें द्रव्यमान कुछ वजन है, तो ये एक पदार्थ है। हम भी एक पदार्थ है, जो भी वस्तु है जो जगह छेक रहा हो वो एक पदार्थ है। ये हम इसका डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिलहाल जाके पदार्थ, ब्रह्मांड जो मेरा बना है दो चीज़ से, एक पदार्थ एक ऊर्जा। ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा क्या है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता, यह जगह नहीं छेकता है। अब देखिए ऊर्जा एनर्जी, जैसे साउंड हम बजाते हैं तो आवाज़ यहाँ से वहाँ तक जाता है, लेकिन यहाँ वहाँ से वहाँ तक जगह छेक के नहीं जाता है। बस कार्य करने की शक्ति इसमें होता है, ना तो इसमें द्रव्यमान होता है और ना ही ये जगह छेकता है। अगर हम अपने पूरे रूम में होम थिएटर चालू कर दे पूरे साउंड के साथ, तो क्या मेरा सब जगह छेक लेगा? नहीं। तो इस तरह से एनर्जी और पदार्थ ये दोनों से मिलकर मेरा ब्रह्मांड बना हुआ। क्योंकि मेरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी वस्तु आपको देखने को मिलेगा जो जगह छेक रखा है, कुछ ऐसे भी चीज़ देखने को मिलेगा जिससे कोई काम हो रहा हो, जो साउंड हो, आवाज़ भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कहा गया, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड कितने चीज़ों से मिलकर बने हैं, तो बच्चों दो चीज़ों से, एक तो पदार्थ से, एक एनर्जी से। एनर्जी का बाद में हम बात करेंगे, फिजिक्स में आपको पढ़ना होगा। आज केवल और केवल हम पदार्थ का बात करें, क्योंकि केमिस्ट्री यहीं से शुरुआत होता है। तो चलिए पदार्थ का बात करेंगे। पदार्थ के बारे में सबको पता है, कलम क्या है, पदार्थ है, हम पदार्थ है। जो भी आप देख रहे हैं जो जगह छेकता है, जिसमें द्रव्यमान हो, ये सब क्या है, पदार्थ है। क्लियर है। तो आइए जरा हम देखें पदार्थ का, हम सबसे पहले वर्गीकरण कर लें, बंटवारा कर लें कि पदार्थ होते कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों हमारे रसायन शास्त्री ने पदार्थ को दो तरह से बंटवारा किया है। एक तो किया है, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, और एक किया है रासायनिक वर्गीकरण। अगर आपके एग्जाम में पूछता है, बेसिक कोई पूछता है, तो आप पूछेगा कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण करके दिखाएं। तो भौतिक वर्गीकरण का मतलब समझ जाना कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, है ना। और अगर बात करें कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण क्या है, तो समझ जाना शुद्ध और अशुद्ध। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। पहले सवाल यह उठता है कि पदार्थ का अगर वर्गीकरण भौतिक करते हैं, तो पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ जो है मुख्य रूप से तीन ही होते हैं। लेकिन आजकल आपको पता होगा पदार्थ कितने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। पहला ठोस, सॉलिड, दूसरा द्रव, लिक्विड, और तीसरा गैस। मुख्य रूप से हम तीन ही का बात करेंगे। 4-5 जो है ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में चला जाएगा। 10th क्लास तक इसका कोई आवश्यकता नहीं, आपके बुक में कोई वर्णन नहीं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि पूरे सब चीज़ के बारे में बताएं। तो आपको समझ में आ गया कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। दुनिया का कोई भी वस्तु देख लिए, कलम क्या है, ठोस है। पानी आप देख पा रहे हैं, पानी क्या है, द्रव है। मतलब इसी में से आपको धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में इतना चीज़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पत्थर है तो क्या है, ठोस है। ठीक है, हवा है तो क्या है, वो गैस का रूप है। तो कहने का मतलब है कि कुछ वस्तुएं, कुछ पदार्थ जो होते हैं ठोस होते हैं, कुछ द्रव रूप में पाए जाते हैं, कुछ गैस रूप में पाए जाते हैं, प्लाज्मा रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मा क्या है ये बात करेंगे। जैसे आप सूर्य देख पा रहे हैं, सूर्य क्या है, न ठोस है, न द्रव है, न गैस, वो प्लाज्मा है। क्योंकि प्लाज्मा वैसे स्थिति को कहा गया जिसकी टेम्परेचर बहुत हाई हो, बहुत हाई हो, और सूर्य की टेम्परेचर बहुत हाई है। तो हम इसका बाद में बात करेंगे, है ना। और बीईसी क्या है, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये दो वैज्ञानिक ने मिलकर इसका क्या किया है आगे चल के हम बताने वाले हैं। तो अभी समझ लें कि अगर पूछे कि भौतिक वर्गीकरण यानी भौतिक के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 5 भागों में, जिसमें मुख्य 3 हैं, ठोस, द्रव, गैस, है ना। अगर बात करें कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण जब किया गया तो उसे कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया, एक तत्व और यौगिक। और ये जो बच्चे तत्व नहीं समझते हैं, यौगिक नहीं समझते, उसी को तो केमिस्ट्री लोचा लगता है।
तो इसीलिए हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए और एक एक करके हम सबका बात करेंगे। पहले पूरे बेसिक को जान लें। तो पदार्थ का जब रासायनिक वर्गीकरण किया गया तो पदार्थ को दो ही भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का जब बंटवारा हुआ तो इससे दो तरह के पदार्थ निकला, एक तत्व और एक यौगिक, है ना। एक तत्व क्या है आपको हम आगे बताएंगे, यौगिक क्या है। और तत्व जो होते हैं ना, तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तत्व जैसा कि तत्व आप समझ रहे हैं ना, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। आप जो आवर्त सारणी देख रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री वाला जो टेबल देख पा रहे हैं, उसमें पूरा 118 तत्व है और सभी तत्वों का एक संकेत होता है, सूत्र होता है। जैसे ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, वही 118 तत्व के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और वो 118 में कुछ धातु कुछ अधातु है, उपधातु भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो कुछ धातु हैं और कुछ क्या है, अधातु हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि यौगिक क्या है, तो यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और अशुद्ध पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ का अगर बात करें तो अशुद्ध पदार्थ को ही हम मिश्रण कह सकते हैं, मिक्सर। और मिश्रण को दो भागों में बांटेंगे, समांगी विसमांगी। समांगी में भी कुछ आते हैं, इसका हम लॉन्ग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आज फिलहाल हम पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, फिर इस पर आएंगे। अगर ये दोनों पार्ट आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, दोनों पार्ट के बारे में एकदम पूरे अच्छे डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो आपका केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं ठोस से। यहाँ से आपका सवाल जरूर बनता है, चाहे आप किसी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, हाई लेवल हो या लो लेवल हो, यहाँ से पूछेगा कि ठोस को अगर हम द्रव बना दें, कोई ठोस है उसको पिघलाकर अगर हम द्रव कर दें, पानी बना दें, तो इसको क्या कहते हैं। तो सब जानता है ठोस पिघल जाएगा, है पानी की जैसा, तो गल जाएगा, गलना कहलाएगा। फिर पूछ देगा कि द्रव से गैस बना दें तो क्या कहलाएगा, तो वाष्पन कहलाएगा। फिर पूछेगा गैस को प्लाज्मा बना दे तब क्या कहलाएगा। इन्हीं सारे बात को हम डिटेल में आइए हम देख लेते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर हम पहले से लिख रखें कि अगर कोई ठोस वस्तु है, ठोस समझ रहे हैं ना, ठोस समझ रहे हैं कि नहीं, ठोस का मतलब आप समझ रहे हैं, है ना। हम लोग क्या है, ठोस है, रोटी चावल ये सब क्या है, ठोस है ना, ठोस है ये सब। अब जरा बात, लोहा क्या है, ठोस है ना, लोहा को पिघला भी सकते हैं। चांदी क्या है, ठोस है, उसको पिघला सकते हैं। तो देखिए ठोस को अगर हम गला दें गर्म करने के बाद अगर गल के वो पानी हो जाए, आप ही बताए, चांदी को बहुत ज़्यादा हाई गर्म करेंगे तो क्या होगा, गल जाएगा। अब गलने के बाद वो पानी जैसा बन जाएगा तो उसको द्रव कहेंगे, ठीक है। लेकिन पूछता है कि ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसको ऑफिस में बैठा दीजिए। ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को हम गलन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, द्रव को और ज़्यादा गर्म करें तो वो गैस का रूप ले लेगा। वो क्या ले लेगा, गैस का रूप। जैसे पानी है ना, पानी को और ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो गैस में बदल जाता है, तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं, क्योंकि वाष्प में बदल गया। अगर गैस को और ज़्यादा गर्म करें, बहुत ज़्यादा गर्म करें तो वो क्या बनेगा, प्लाज्मा बन जाएगा। और इस क्रिया को, गैस से प्लाज्मा बदलने की क्रिया को हम कहते हैं आयनीकरण। ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से कहीं ना कहीं से सवाल बनता है। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं, द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और गैस से अगर प्लाज्मा में बदल दें, अब गैस है उसको गर्म करें बहुत ज़्यादा गर्म, तो वो जैसे सूरज दिख रहा है ना लाल, वैसा लाल दिखने लगेगा, सूरज के जैसा। सूरज भी प्लाज्मा है ना, तो उसी तरह आपको दिखने लगेगा। तो उस क्रिया को हम कहते हैं आयनीकरण। गैस को गर्म करके प्लाज्मा बना देना क्या कहलाता है, आयनीकरण, तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। लेकिन इसका अगर रिवर्स का बात करें, रिवर्स मतलब उल्टा, जैसे इधर से हम गर्म कर रहे थे, इधर से हम ठंडा करें, अगर प्लाज्मा को थोड़ा ठंडा करें तो फिर से प्लाज्मा से गैस बनेगा, तो ये कहलाएगा अनायनीकरण। अब गैस को थोड़ा और ठंडा करें तो वो क्या बनेगा, द्रव, तो इसको क्या कहेंगे, संघनन। अगर द्रव को और ज़्यादा ठंडा करें, जैसे आपने द्रव पानी को देखा है, बहुत ज़्यादा ठंडा करते तो ठोस हो जाता है, बर्फ़ का रूप ले लेता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, जमना, ठीक है। तो इस तरह के बात को आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से हम इसको डिटेल में समझा दें, चूँकि ये बेसिक है, बहुत बेसिक चीज़ है, इसको आपको जानना ही ज़रूरत है। क्यों इसको जानना क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हाँ बोलेगा, क्या बोलेगा कि यह पदार्थ का संघनन हो गया। अब बच्चे समझ नहीं रहे संघनन का मतलब, अरे बच्चों तो ध्यान दो, संघनन का मतलब हो गया गैस जो था पानी में बदल गया। और यही सब शब्द जब केमिस्ट्री में आते हैं तो बच्चे वहाँ फंस जाते हैं। पहले इस बेसिक को आप ध्यान दें। और यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखें,
ठोस को कोई बच्चा अगर पिघला के द्रव बना दे, पानी बना दे, तो वो तो सब जन समझ गया सर गल गया, तो गलन कहलाएगा। ठीक, द्रव को, पानी को अगर गर्म करके गैस बना दें, गैस का रूप, तो वो हो गया वाष्पन। ये भी बच्चे सब जानते हैं। अगर इसी गैस को बहुत ज़्यादा गर्म करें तो वो बन जाएगा प्लाज्मा, और इस क्रिया को क्या कहेंगे, आयनीकरण। ये अब कोई बच्चे नहीं जानते, ध्यान रखना, याद कर लेना बच्चों। गैस को बहुत ज़्यादा गर्म करे तो प्लाज्मा का रूप ले लेगा। प्लाज्मा जैसा बता दे रहे हैं, सूर्य क्या है, प्लाज्मा, एकदम लाल पूरा गर्म है, तो ये क्या है, प्लाज्मा बन जाएगा। तो प्लाज्मा जब बन गया तो यही पूछेगा एग्जाम में कि गैस से प्लाज्मा बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आयनीकरण कहते हैं। लेकिन अगर इस प्लाज्मा को ठंडा कर दिया जाए थोड़ा, और उसे तो जैसे ठंडा करोगे तो फिर से गैस का रूप ले लेगा, तो वो कहलाएगा अनआयनीकरण। तो ध्यान रखें, दोनों तरह से क्वेश्चन आएंगे। गैस को प्लाज्मा में बदलना क्या कहलाता है, आयनीकरण। अब प्लाज्मा को गैस में बदलने की क्रिया क्या कहता है, अनआयनीकरण। ध्यान रखेंगे, अगर इसी गैस को थोड़ा और ठंडा करके पानी बना दिया जाए तो इसे हम कहते हैं संघनन, यानी गैस से पानी द्रव बनाने की क्रिया को संघनन कहते हैं। क्लियर है। अगर इसी पानी को, इसी द्रव को और ठंडा कर दे फ्रिज में डाल के, तो वो ठोस बर्फ के जैसा हो जाएगा, तो इस क्रिया को हम जमना कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं बात बता दूं कि यह जो गैस देख पा रहे हैं, इस गैस को -273 डिग्री तक अगर ठंडा कर दिया जाए, हालांकि कोई ऐसा फ्रिज बना नहीं अभी तक कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी चीज़ को ठंडा कर दे, अभी तक कोई फ्रिज नहीं बना है। अगर आपके पास ऐसा फ्रिज हो तो मुझे बताना, ठीक है। लेकिन अगर गैस को ध्यान रखेंगे, यदि उस गैस को पकड़ के -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया जाए, तो वह जो वस्तु होगा इतना कड़ा, इतना हार्ड बन जाएगा, ठोस से भी ज़्यादा ठोस हो जाएगा। तो ऐसे में इसको ठोस कहना सही नहीं है, ऐसे में इसको BEC कहना ही सही है। और इसका पूरा नाम बोले तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसका नाम BEC ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि गैस को जब -273 डिग्री तक ठंडा कीजिएगा तो आपको पता है ये बहुत ज़्यादा ठोस है, ठोस से भी ज़्यादा ठोस, तो उसको ठोस कहना सही नहीं है, ठोस से ज़्यादा ठोस हो गया। इसका मतलब है कि इसका जिसने खोज किया उसी के नाम पर रखा। तो देखिए, बी से होता है बोस, ये भारतीय वैज्ञानिक आपका है बोस। आप लोग जरा बताएं बोस का पूरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें बोस का पूरा नाम क्या है। आई फॉर आइंस्टीन, इनका नाम सुने होंगे, आइंस्टीन है ना। और सी का मतलब कंडेंसेट, कंडेंसेट का मतलब होता है संघनन करना, मतलब ई यहाँ से यहाँ जब आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, संघनन। ठीक है। गैस को अगर BEC में बदले तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं, इंग्लिश में कंडेंसेट कहते हैं, इसलिए लास्ट में सी है। बोस, इसको दो वैज्ञानिक मिलकर इसका प्रयोग किया था, इसका मतलब खोज जो किया था दो वैज्ञानिक लोग किए थे, एक किए थे बोस और एक किए थे आइंस्टीन, जो कि पुराने वैज्ञानिक थे। दोनों ने मिलकर यह पता लगाया कि अगर गैस को -273 डिग्री तक ठंडा कर दिया, जो कि संभव नहीं है, तो वह जो पदार्थ होगा ठोस से भी ज़्यादा ठोस, बहुत ज़्यादा ठोस होगा, इसलिए उसे ठोस कहना बेकार होगा, उसे अपने ही नाम पर BEC कहना सही होगा, क्योंकि हमने खोज किया, इनका कहना है। चूँकि ठोस होगा नहीं, क्योंकि ठोस से भी ज़्यादा ठोस है, तो इसी वजह से इनका नाम रखा। इस पदार्थ का जो पांचवा अवस्था है आपने यहाँ पर देख रहे हैं, पहला वस्तु था, जो पहला पदार्थ था उस ठोस के रूप में होते हैं, द्रव के रूप में, गैस के रूप में। उसके बाद प्लाज्मा समझ गए, सूर्य के जैसा बहुत ज़्यादा गर्म, और BEC समझ गए, जिसको -273 तक अगर ठंडा गैस को कर दिया जाए तो जो ठोस पदार्थ बनेंगे उसी को BEC कहा गया। BEC इसलिए नाम रखा क्योंकि इन्हीं वैज्ञानिकों ने, B फॉर बॉस, E फॉर आइंस्टीन, ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर उसको क्या किया, कंडेंसेट किया। कंडेंसेट को हिंदी में बोलते हैं संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है, ठंडा करना। तो इसलिए इसका नाम रखा BEC रखा। तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, हम आपसे पूछे थे कि बोस का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे सत्येंद्र नाथ बोस, भारतीय वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस। ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ई कंडेंसेट का खोज किया था, और इस तरह से हमारे पदार्थ का पांचवा रूप का खोज हो चुका है। ऐसे पदार्थ के तीन ही रूप थे, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद प्लाज्मा का खोज हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद BEC का खोज हो गया। क्लियर है। लेकिन आपके बुक में तीन ही पढ़ना है। अब जरा हम बात करें
इसका चर्चा जरा हम एक बार, इसको करने से पहले इसका अभी पूरा डिटेल हम जान लें, ठीक है। तो ये हम समझते हैं कि आप लोग को यह बात एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर जिन बच्चों को यह बात क्लियर नहीं हुआ हो तो आप क्या करें, और पहले सबसे पहला बात, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे जो मेरे क्लास का हो या कोई भी हो, तो इस कॉपी में इसको प्रॉपर ढंग से एक अच्छा सा नोट बनाएं, चूँकि यह केमिस्ट्री में आपको ऊर्जा देने वाला है। और यकीन करें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट आप जैसे ही देखेंगे आपके अंदर से केमिस्ट्री का जो डर चलता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे संयोजकता, वैलेंसी क्या होता है, चूँकि जो वैलेंसी होता है केमिस्ट्री का मुख्य पार्ट होता है। चूँकि संयोजकता के कारण ही हम लोग 8 चीज़ों के बारे में गहन करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर ढंग से नोट बना लेंगे, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद इसका आप रिवाइज करेंगे, रटने से बचना है, बार बार रिवाइज करना है ना। रिवाइज करने से आप परफेक्ट बनोगे, रटोगे भुला जाओगे, ठीक है। अब जरा हम बात करें क्या हुआ, इस पदार्थ पर थोड़ा और चर्चा करें, इस पर अभी पूरा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए, भारतीय वैज्ञानिक कनाद ने, देखिए अगर भारतीय का बात करें तो सबसे पहले कनाद का बात आएगा। भारतीय वैज्ञानिक कनाद ने सबसे पहले बताया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ हो, ठोस पदार्थ मान लेते हैं ये लोहा है, ठीक है, तो ये जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये सबसे पहले किसने बताया, भारतीय वैज्ञानिक, तो याद रखें कनाद। कौन बताया, कनाद मुनि। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, लोहा का टुकड़ा हो, चांदी का हो, लकड़ी का हो, है ना, उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं और वही कण मिल मिल कर एक बड़ा पदार्थ बन जाता है। यह बात सबसे पहले कनाद बताया था, ठीक है। और वह जो यह इनका जो सिद्धांत था, क्या सिद्धांत इन्होंने दिया कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना, उसी छोटे छोटे कणों से पदार्थ बन जाता है। और यह बात कनाद ने बताया। और जब इसने बताया तो इनके सिद्धांत को बोला गया वैशेषिक दर्शन। पूछेगा वैशेषिक दर्शन किसने दिया, पूरे विश्व के लिए दिया। ये ऐसा नहीं कि भारतीय का पदार्थ कण से बना, पूरे विश्व के लिए। तो यह इनकी बात वैशेषिक दर्शन कहलाया, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि वैशेषिक दर्शन किसने दिया, तो आप समझ जाना वो वैशेषिक दर्शन कनाद ने दिया, क्योंकि उसने बताया कि विश्व के जो भी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तु है ना, लाई खाए हैं, लाई खाए ना, तो लाई जब खाते तो लाई भी जो बना है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। लाई को बिखेरेंगे, तोड़ेंगे तो अलग अलग कणों में हो जाएंगे। आपको यह इससे समझने के लिए इससे ईजी कोई मेथड नहीं। उसी तरह कोई भी वस्तु को आप तोड़ो, पीसो, तो उस छोटे छोटे उससे कण निकलेंगे। इसलिए कनाद ने बताया कि कोई भी पदार्थ हो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने ये तो बताया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, लेकिन डाल्टन ने इस कणों का नाम रख दिया परमाणु। क्या नाम रख दिया, परमाणु। कहा कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, एकदम सबसे छोटका, एकदम सबसे छोटका कण, वह जो होगा परमाणु कहलाएगा, इंग्लिश में एटम कहलाएगा। यह सबसे पहले किसने बताया, डाल्टन। और डाल्टन यह भी दावा किया कि ये जो छोटा कण जिसका नाम इसने परमाणु रखा, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। एक डाल्टन ने बताया, जो कि बिल्कुल गलत था। इसके तो भैया अब कितने और टुकड़े हो गए हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। परमाणु बच्चे समझते हैं, नाम सुनते हैं ना तो फिट आने, अरे बच्चों परमाणु अभी तो बताया। कनाद क्या बोला, कोई भी पदार्थ हो, मैंने लाई का एक उदाहरण दिया, लाई का एक कण उठा लो, परमाणु। लेकिन डाल्टन ने चैलेंज कर दिया कि वो जो छोटा कण है, कोई भी एक पत्थर लो, पत्थर को खूब पीसो, पिसैया खूब करो, उसमें से एक महीन सा सबसे छोटा वाला उठा लो, वही है परमाणु। और डाल्टन बोला कि अब इसका कोई टुकड़ा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत छोटा हो चुका है। लेकिन भाई साहब उसका इतना टुकड़ा किया गया, इतना टुकड़ा, उससे और बहुत छोटे छोटे कण निकाले गए। तो उनका बात आगे वीडियो में हम करेंगे। अभी यहाँ पर कुछ और बात बाकी रह गया, उसको जल्दी से समझ ले। तो अब ज़रा हम समझेंगे ठोस, द्रव और गैस के में जो मुख्य गुण होते हैं, है ना, जो कि केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है। मान लेते हैं कोई ठोस है, और ई मान लेते हैं कोई गैस है, और यह मान लेते हैं कोई, है ना, ठोस, आई द्रव, आई गैस। ये हो गया ठोस, को सॉलिड बोलेंगे, एस लिखेंगे, समझिएगा ठोस। और ये हो गया आपका द्रव, लिक्विड, और ये हो गया आपका गैस। जी क्लियर है। अब देखिए इसके जो कण होते हैं ठोस, इतना ठोस क्यों होते हैं, माथा पर मारो माथा फूट जाएगा। लोहा एगो ठोस है, उस पर को जरा कहीं पे थोथना पर फेंको तब कहाँ जहाँ डैमेज कर, क्योंकि बच्चों इसमें इतना ज़्यादा कण है, इतना ज़्यादा परमाणु है, कण परमाणु याद रखना।
तो इसमें इतना ज़्यादा कण है, इतना ज़्यादा कण है, बहुत ज़्यादा है। इसके बीच स्थान भी बहुत कम है। कैसे कम नहीं रहेगा भैया, भीड़ है देख लो, तो बहुत इसके बीच स्थान कम है। और ध्यान रखेंगे जिसमें जितना ज़्यादा कण होते हैं उसमें उतना ज़्यादा आकर्षण होता है, एक दूसरे को कस के चिपके होते हैं। सही बात है। एक रूम में 100 लोग सो रहे हैं, एक रूम में 2 ही लोग सो रहे हैं। 100 रूम है, 100 लोग हैं तो 100 आपस में कोई इधर टकरा रहा है, कोई इधर टकरा रहा है। वही बात है, इसके अंदर बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे परमाणु हैं ठोस के अंदर, इसीलिए इसके बीच बल ज़्यादा लगा हुआ है। बल समझ रहे हैं ना, आपस में चिपके हुए हैं, तो एक बल हो गया। तो उस बल को हम बोलते हैं अंतरा आणविक बल। अंतराण्विक बल इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। पूछेगा ठोस में अंतराण्विक बल ज़्यादा है कि कम है, तो बल ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो आपस में ज़्यादा चिपका हुआ है, तो ये ज़्यादा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसके बीच अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान समझ रहे हैं ना, इसके बीच में खाली जगह ज़्यादा है कि कम है, तो इसमें जगह कहाँ है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग सोए हुए हैं तो इसमें कम है। अंतराण्विक स्थान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो वो क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। अब इसमें से देखिए आपको 5-6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला पूछा जाएगा कि बताइए अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, ठोस में। उससे कम किस में होता है, उससे देखिए आपको अभी बता रहे थे ना, ये ठोस का तो फिगर समझा दिए थे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु होते हैं, यानी कण होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं, इससे दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होते हैं, इससे काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा। तो सॉलिड में क्या होते हैं, अंतराण्विक बल का बात कर रहा था, बल इसमें ज़्यादा लोग हैं तो इसमें बल ज़्यादा लग रहा है, तो सॉलिड का। उसके बाद इससे कम इसमें होता है तो इससे कम इसमें हो जाएगा लिक्विड में, सबसे कम किस में हो जाएगा, गैस में। ध्यान रखेंगे इस बात को। अंतराण्विक बल का क्रम पूछेगा, सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल है ना, यानी मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा किस में है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में। अगर यही बात करें अंतराण्विक स्थान का, कि सबसे ज़्यादा स्थान किस में होगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा स्थान किस में होगा, ये तो हो गया ठोस, ये लिक्विड, ये गैस। सबसे ज़्यादा इसमें है स्थान, क्योंकि इसमें कम लोग हैं, कम लोग सोए हुए हैं, इसमें ज़्यादा है तो इसमें कम है, तो गैस का सबसे कम, उससे कम किस में है, उससे कम लिक्विड में है, सबसे कम किस में है, ठोस में, सॉलिड में। नहीं समझ रहे हैं, कहने का मतलब इसको समझिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होगा है ना, किस में होगा, सबसे जो ज़्यादा होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम किस में, लिक्विड में, और सबसे कम किस में, गैस में। बल का बात करें तो, अगर हम स्थान का बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थान होगा गैस में, फिर उससे कम किस में होगा, लिक्विड में, और सबसे कम जो स्थान होगा किस में होगा, सॉलिड में। उसी तरह से आपको एक और पूछा जाएगा घनत्व, डेंसिटी के बारे में। घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व किस में होता है। अब घनत्व का मतलब समझ जाइए, नहीं समझ में आता समझ लिए। भीड़, सबसे ज़्यादा भीड़ किस में है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा भीड़ है, तो सॉलिड आगे होगा, उसके बाद लिक्विड होगा, उसके बाद गैस होगा। गैस में सबसे दूर दूर होते हैं। घनत्व डेंसिटी हो गया। उसी तरह आपसे पूछेगा गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होता है। गतिज ऊर्जा समझते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा गतिज माने जो गति कर सकता है। गति कौन करेगा, लोहा का टुकड़ा कि हवा, गैस ज़्यादा करेगा ना गति, तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है गतिज ऊर्जा, उससे कम लिक्विड में। लिक्विड पानी समझ रहे हैं ना, उसमें गतिज ऊर्जा होता है। ठोस को जहाँ रखे वहीं रह जाएगा, तो इसमें सबसे कम होता है ना। सॉलिड में सबसे कम होता है। उसके साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है। विसरण समझ रहे हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको डिफ्यूज़न, इंग्लिश में डिफ्यूज़न कहते हैं विसरण। तो विसरण सबसे ज़्यादा कौन होगा। विसरण का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल सकता है, फैलाव। तो फैल सकता है कौन सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गैस फैलेगा, तो गैस सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड और सबसे कम ठोस। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ समझ रहे हैं, प्रत्यास्थ
प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ में मजबूती है ना, तो सबसे ज़्यादा मजबूती तो सॉलिड में होगा, उससे कम किस में होगा, लिक्विड में, और सबसे कम किस में होगा, गैस में। क्लियर है? तो ये बात आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और बेसिक बात है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।